नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों आज 12 जनवरी 2023 हैं एंड यू आर वाचिंग द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। इस लेक्चर को लेकर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को लेकर अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज डाउट्स हैं तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपका ईमेल जो है ये एक फॉर्मल ईमेल हो। दोस्तों इफ़ दिस लेक्चर इंस्पायर्स यू प्लीज पास इट ऑन टू समवन यू वांट टू इंस्पायर। आज का हमारा पहला टॉपिक है द हिंदू न्यूज़पेपर का यह आर्टिकल है रेकलेस स्प्री। इससे पहले की हमारी डिस्कशन में हमने जोशी मठ के बारे में बातचीत की थी। हमने जोशी मठ का मैप भी देखा था, राइट? आपको याद होगा, अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है। जोशी मठ जो है वो अब हमारे देश का चर्चा का विषय क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन है ये इसका सब्सिडेंस हो रहा है। सब्सिडेंस का मतलब ये है कि ज़मीन जो है वो अंदर जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे हमने फ़ोटोज़ भी देखे थे जिसमें हमने देखा कि रोड्स पर क्रैक हो रही हैं। बड़े बड़े घरों में, छोटे बड़े सभी घरों में क्रैक्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं। और ये जो जियोलॉजिकल डिज़ास्टर है वो ऐसा नहीं है सिर्फ जोशीमठ में हो रहा है। हमारे पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जहाँ पर लार्ज रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने वाले बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स जहाँ पर चल रहे हैं, उन सारी जगहों पर उनके इर्द गिर्द के एरियाज़ में हमें इस प्रकार के इश्यूज़, इस प्रकार के डिज़ास्टर्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और ये हमारे देश के लिए एक चिंता का विषय है। लाखों करोड़ों लोगों की जान जो है वो खतरे में पड़ सकती है बिकॉज ऑफ दिस बिग प्रोजेक्ट्स। कोयले की खदानें जहाँ पर हैं, फॉर एग्जांपल झारिया, भुरकुंडा, कपासरा, रानीगंज, तालचेर, ये सारी जगहों पर इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोयले की खदानों पर, आप देखिए दिल्ली और कोलकाता जैसे हमारे मेट्रो सिटीज़ में जहाँ से बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकाला जा रहा है, तो वहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें कुछ इलाकों में हमें देखने को मिली है। और महसाणा जो गुजरात में है वहाँ से हाइड्रोकार्बन्स निकाला जा रहा है, तो वहाँ पर भी इस प्रकार की सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जो चंबा है, तो लास्ट ईयर यहाँ पर भी ऐसी चीज़ हमें देखने को मिली जब एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है इसके टेस्ट को स्टार्ट किया गया। अभी बस परीक्षण स्टार्ट किया और इसकी इम्पैक्ट जो है वो चंबा के इर्द गिर्द हमें देखने को मिलने लगी। रही बात जोशीमठ की, तो वहाँ के लोग जो हैं और एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जोशीमठ जो है तो उसके नज़दीक में जो तपोवन विष्णुगढ़ फैसिलिटी है इसकी वजह से, और दूसरा जो रीज़न बताया जा रहा है वो ये है कि चार धाम प्रोजेक्ट को कनेक्ट करने वाला एक बाईपास जो है हेलांग मारवाड़ी बाईपास, तो ये दो चीज़ों की वजह से यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं, ऐसा लोकल्स का कहना है। तो ये बहुत बड़े प्रश्न उठते हैं हमारे सामने कि डेवलपमेंट के नाम पर जो एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसका रिजल्ट जो है वो इंस्टेंटली हमें देखने को मिल रहा है। 2010 में यहाँ पर जोशीमठ में क्या हुआ था कि एक टनल जो है उसको खोदने का काम चल रहा था, और टनल बोरिंग मशीन जो है, इस मशीन ने जो अंडरग्राउंड पानी का जो सोर्स होता है उसको बेसिकली ये मशीन ने गलती से, ये मशीन जो है इसने यहाँ पर पंचर कर दिया, और इसकी वजह से ये जो अंडरग्राउंड एक्वीफायर है इसमें से बहुत सारा पानी जो है वो निकलने लगा। अब ऑफ कोर्स आप समझिए कि ये एक ज़मीन का लेयर है, उसके नीचे थोड़ा पानी का लेयर है, उसके नीचे फिर से ज़मीन का लेयर है, तो ये एक वाटर टाइट सिचुएशन पे है। तो यहाँ से अगर पानी निकलने लगेगा, इसमें पंचर हो गया और पानी निकलने लगा, तो फिर होगा क्या कि ये पानी जब खाली हो जाएगा तो ये ज़मीन जो है नीचे गिर जाएगी, क्रैक्स डेवलप होगी, राइट? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो काम करती है। तो ये टनल बोरिंग मशीन ने जो पंचर किया 2010 में, और जब बहुत सारा पानी निकलने लगा तो उस समय पर दो रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने करंट साइंस नाम की एक जो जर्नल है, तो वहाँ पर इसमें उन्होंने लिखा था कि ये जो डी वाटरिंग हो रहा है तो इसकी वजह से ज़मीन जो है उसका सब्सिडेंस हो सकता है इस पूरे रीजन में। लेकिन दो
उस समय पर जो ये दो रिसर्चर्स ने जो बात बताई, इस पर किसी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। अब क्योंकि ये नेशनल टॉपिक बन चुका है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस पर एक अपनी जो टिप्पणी है या फिर अपनी एक प्रतिक्रिया जो है वो दी है। तो अब एक एक रिसर्च जो है वो स्टार्ट होगी इस पर। जो साइंटिस्ट हैं फ्रॉम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो 10 जनवरी से एक ये सब्सिडेंस जो है वो क्यों हो रहा है इसको एग्जामिन करना स्टार्ट करेंगे। जस्ट इमेजिन के 12 साल के बाद, अभी 12 साल पहले ये जो पंचर हुआ था तो इस पर कोई इतनी खास रिसर्च नहीं की गई। लेकिन अब अगेन याद आया, अभी 1-2 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि हमारी पूरी सिस्टम जो हैं ये रिएक्टिव बेसिस पर काम करती हैं। प्रोएक्टिव बेसिस पर अगर काम करती तो ये टनल बोरिंग मशीन का काम चलता, उससे पहले ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से स्टडी किया जाता और फिर पता चलता कि अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते तो पता चलता कि अगर इस कोई भी एक क्षेत्र में अगर आप टनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर कहाँ पर किन किन जगहों पर पंचर हो सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन अगेन डेवलपमेंट के नाम पर जो है ये चीज़ अलग अलग सरकारों में, अलग अलग राज्यों में इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। लगातार बार बार एक्सपर्ट्स ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने सरकार को ये अपील की है कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया है जहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स हैं और नॉर्थ ईस्ट जो हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार जंगल हैं जहाँ पर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल जहाँ पर हैं, तो यहाँ पर डैम बिल्डिंग जो हैं इसको रोका जाए। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिनको लोगों ने जा जाकर बर्बाद कर दिया है, राइट। आई गिव यू वन एग्जांपल ऑफ माय लेटेस्ट विजिट टू गोवा। देखिए, अभी तक के मेरे जीवन में मैं 2 बार गोवा गया हूँ, राइट। एक मैं 2019 में गया था और अब मैं गया 2020 के एंड में। इससे पहले मैं गोवा कभी नहीं गया था। लेकिन गोवा के बारे में ये 2019 के बाद, 2019 और 2022 के बीच में, आई थिंक कोविड के टाइम पर मैंने गोवा के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा था। एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि गोवा जो है, आजकल गोवा सनबर्न और नाइट लाइफ और इन सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन एक्चुअली में गोवा का जो कल्चर है, इट वॉज़ मोर रिलैक्सिंग कल्चर। वहाँ पर लोग जो है वो सिटी की भीड़ भाड़ से दूर जाने के लिए गोवा जाते थे और इसी वजह से गोवा फेमस हुआ और उस पर फिल्में भी बनने लगी। आप पुरानी फिल्में देखोगे, आई थिंक एक बॉम्बे टू गोवा नाम की एक फिल्म है, तो उसमें जो गोवा आप देखोगे, अब दिल चाहता है और मुझसे शादी करोगी और ये सारे फिल्मों में गोवा नहीं दिखाया गया। मीन्स थोड़ा बहुत गोवा है, वरना बाकी के कुछ सीन्स हैं, फॉर एग्जांपल मुझसे शादी करोगी के, तो वो मालदीव्स या फिर किसी और जगह पर शूट किए गए हैं। बट एनीवे, तो गोवा जो है ये अपनी शांति के लिए मशहूर था। लोग जो हैं उस समय पर, आज से 30-40 साल पहले की बात है, जब दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दूसरे बड़े शहरों में जो भीड़ भाड़ उस समय पर थी, तो उससे बचने के लिए, एक रिलैक्स करने के लिए, जैसे लोग आजकल वीकेंड विलास में जाते हैं, तो ऐसे कुछ दिनों के लिए रिलैक्स होने के लिए लोग जो हैं वो गोवा जाया करते थे। लेकिन आज का गोवा जो है वो टोटली डिफरेंट है। कसिनोज और बहुत ही भीड़ भाड़ है वहाँ पर, राइट। तो वो जो रियल गोवा था वो अब नहीं रहा। ऐसी ही चीज़ जो है वो एक और जगह पर हो रही है, गुजरात में जो सासन गिर का जंगल है, वो एक बहुत ही रिमोट लोकेशन था। वहाँ पर आप जाते थे, आपको प्योर ट्रेडिशनल जो लाइफस्टाइल है वो वहाँ पर देखने को मिलती थी। लोग जो हैं, मीन्स उतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं, लेकिन एक गांव का जीवन जो है, गुजरात का एक फ्लेवर आपको मिलता था। लेकिन आजकल वहाँ पर जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे रिजॉर्ट्स बनने लगे हैं। आपको लगता है कि अब, पहले क्या था कि जंगल था और जंगल में 1-2 रिजॉर्ट्स थे, अब ऐसा हो गया है कि रिजॉर्ट्स के बीच में एक जंगल है, राइट। सेम थिंग गोज़ विथ माउंट आबू, सेम थिंग गोज़ विथ लद्दाख और न जाने कितनी ऐसी जगहें हैं जो अब टूरिज़्म के बढ़ने से, टूरिज़्म इज़ गुड, लेकिन टूरिज़्म जो है वो भी सस्टेनेबल होना चाहिए। पूरे देश का अर्बन कचरा जो है वो लोग लेकर जाते हैं रिमोट लोकेशंस पर और फिर वहाँ पर वो सारे प्लास्टिक की, पानी की बोतल्स और वेफर के पैकेट्स और बिस्किट के पैकेट्स और न जाने क्या क्या चीज़ें जो हैं वहाँ पर
डंप करके वापस आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ना, आई एम श्योर आपके भी एरिया के इर्द गिर्द आप जहाँ पर भी रहते हैं, अब ये वीडियो देखने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई एक लोकेशन के तो हैं नहीं, आप अलग अलग जगहों से हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा लोकेशन है जो धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है, देन आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। ओके, हिल साइड्स पर रोड्स को बड़ा बनाने के चक्कर में भी बहुत सारी जगहें जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये कुछ बड़े बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से ये डिस्ट्रक्शन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब गवर्नमेंट जो है वो जोशीमठ को रिपेयर और रिस्टोर करने के एफर्ट्स में लग चुकी है, लेकिन क्या सिर्फ जोशीमठ एरिया को ही रिपेयर और रिस्टोरेशन की ज़रूरत है? द आंसर इज़ नो। जितनी भी साइट्स जहाँ पर इस प्रकार का डैमेज हुआ है वहाँ पर ये करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार सारी इन जगहों पर काम करेगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो? आई डोंट थिंक सो, राइट। जब अगेन मैं इसलिए बता रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक, मैं यहाँ पर निराशावादी होकर नहीं बता रहा हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि हमने देखा कि जो समाज या फिर जो सोसाइटी रिएक्शन मोड पर ही काम कर रही हो वो कैसे प्रोएक्टिव स्टेप लगी, राइट। एनीवे, नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनको साइंस की बात सुननी चाहिए, लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं उनकी बात जो है वो भी सुननी चाहिए। बड़े बड़े ऑफिसर्स बनने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, राइट। अगर जेन्युइनली कोई ऑफिसर या फिर कोई सिस्टम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है तो आपको जो लोग हैं वहाँ पर रहने वाले लोग उनको ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा। ये जो एक कॉलोनियल हैंगओवर है कि सारे डिसीजंस जो हैं वो टॉप बॉटम वाले डिसीजंस होते हैं, कि टॉप में जो डिसीजन लिया फिर उसको थोपना ही है, उसको किसी भी हालत में इम्प्लीमेंट करना है। तो ये मानसिकता जो है उसको भी हमें चेंज करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जो डेवलपिंग देश हैं, इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनको थोड़ा कार्बन एमिट करने की छूट दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको एक लाइसेंस मिल गया है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको प्लंडर करें, उसका शोषण करें, उसको बर्बाद करें, राइट। हमें सस्टेनेबल तरीके से ही डेवलपमेंट जो है वो करना पड़ेगा। अगर डेवलपमेंट, स्पीडी डेवलपमेंट और सस्टेनेबल, स्लो एंड सस्टेनेबल, अगर ये दो ऑप्शंस में से चूज करना पड़े, स्लो येट सस्टेनेबल या फिर स्पीडी, लेट्स से स्पीडी डेवलपमेंट, राइट, जिसमें सस्टेनेबिलिटी ना या फिर कम हो, तो कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए? आप बताइए, आप सोचिए इसके बारे में। चाइनाज ऑयल गैम्बिट इन तालिबान्स अफगानिस्तान, द हिंदू का ये आर्टिकल है। चाइना और अफगानिस्तान जो है इनके बीच में एक मल्टी मिलियन डॉलर ऑयल डील हुई है। ये $540 मिलियन की एक ऑयल डील है। और ये जो ऑयल डील है इसमें क्या होगा कि जो चाइना है उसको अमू दरिया, जो एक नदी का नाम है, कहाँ पर लोकेटेड है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अफगानिस्तान जो है इसके नॉर्थ पार्ट में, नॉर्दर्न अफगानिस्तान में ये अमू दरिया बैसिन है। बैसिन यानी कि ये नदी का जो तट है अफगानिस्तान के नॉर्थ एरिया में है। तो यहाँ पर चाइना जो है उसको एक्सेस दिया जाएगा, राइट। दिस बेसिकली इज द ऑयल डील, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अरल सी, इसका नाम है अरल सी। और ये जो खाली लाइट ग्रीन, ये आप लेज़र पॉइंट को फॉलो कीजिए, ये पूरा जो क्षेत्र है ना दोस्तों, एक समय पर अरल सी यहाँ तक फैला हुआ था। आप देखिए, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाऊं अगर, तो पढ़िए क्या लिखा है। 2001 शोर लाइन ऑफ अरल सी, ये 2001 की सिचुएशन है। आज अगर 2022 की सिचुएशन देखें तो इससे भी कम रहा है पानी। 1960 शोर लाइन देखिए, 1960 में ये अरल सी जो है वो यहाँ तक फैला हुआ था। ये 2001 की लाइन है अरल सी। अब देखिए कितना छोटा हो चुका है। और होल्ड ऑन, और पहले जो है वो यहाँ तक था। ये एक लैंड लॉक्ड अरल सी जो है, ये एक लैंड लॉक्ड सी है, ये पूरा ज़मीन से घिरा हुआ है।
अरेबियन सी जो है तो वो ज़मीन से घिरा हुआ नहीं है। वैसे जस्ट वन एग्जांपल ऑफ अरेबियन सी। इसके अलावा छोटे बड़े दूसरे आप जो समंदर देखेंगे तो यू फाइंड के वो किसी न किसी महासागर के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन अरल सी जो है वो पूरा का पूरा जो है वो ज़मीन से घिरा हुआ एक समंदर है और ये कम होता जा रहा है। अब ये जो अरल सी है, यहाँ से दो बड़ी नदियाँ निकलती हैं। एक का नाम है सिर दरिया और एक का नाम है अमू दरिया। सिर दरिया जो है वो अरल सी के नॉर्थ साइड से पैदा होती हैं और अमू दरिया जो है ये अरल सी के साउथ से पैदा होती है। आज का हमारा जो विषय है ये अमू दरिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप अमू दरिया को देखिए, यहाँ पर ये नदी जो है यहाँ से फिर यहाँ से एक दूसरी जगह पर इसकी कैनाल हैं और यहाँ से फिर ये सारी जगहों पर ये फैली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, दिस इज़ प्रॉपर मैप। तो ये नदी आप देखिए, राइट, अमू दरिया नदी यहाँ लिखा हुआ है अमू दरिया। और अब आप देखिए कौन से टेरिटरी में आ गया, आप अफ़गानिस्तान में एंटर हो गए, अफ़गानिस्तान के कुछ पार्ट्स में एंटर हो गए यहाँ पर आप देखिए। और यहाँ पर है पाकिस्तान, एज यू कैन सी दिस इज़ अफ़गानिस्तान, राइट। और अफ़गानिस्तान जो है तो इसकी भी एक आपको यहाँ पर बॉर्डर नज़र आ रही है। तो ये चाइना और अफ़गानिस्तान जहाँ पर मिलते हैं तो वहाँ का जो पोर्शन है ये पूरा अमू दरिया का बेसिन है। आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा। देखिए, आराम से देखिए, यहाँ पर बहुत सारी नदी हैं, उसका नाम दरिया है। जैसे हमारे हिंदी में हम दरिया का मतलब होता है समंदर, तो अमू दरिया पानी के साथ जुड़ा हुआ शब्द है, राइट। दरिया और अमू यहाँ पर देखिए आप, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर यू टू, कि आपको पता चल गया कि इसका लोकेशन जो है वो अमू दरिया का कहाँ पर है और हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान जो है तो इसमें छोटे और मीडियम साइज्ड मिनरल फील्ड्स हैं और लगभग ये अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो अब चाइना जो है वो इसको एक्सप्लोर करना चाहता है, या फिर मैं ये भी शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूँ कि एक्सप्लॉइट करना चाहता है। अब चाइना जो है वो चाहता है कि वेस्ट यानी कि यूएसए जो है वो अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया का जो रीजन है उसके बाहर रहें। तो ये उनका एक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक लक्ष्य है। लेकिन यूक्रेन पर जिस प्रकार से रशिया ने हमला बोल दिया, तो अब यूएसए जो है वो फिर से सेंट्रल एशिया के साथ री एंगेज होना चाहता है। अब आप सेंट्रल एशिया की हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक वक्त था जब रशिया ने इन सारे देशों को अपने कब्ज़े में ले लिया था और 1980s का वो समय था जब रशिया जो है वो अफ़गानिस्तान को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और उस समय पर मुजाहिदीन की शुरुआत हुई, पाकिस्तान और यूएसए ने मिलकर मुजाहिदीन का कॉन्सेप्ट दिया और फिर लोग रशिया जो है वहाँ से उनको निकाल दिया गया और फिर यूएसए आ गया एंड वी नो द रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। तो सेंट्रल एशिया जो है वो एक समय पर रशिया के कंट्रोल में आ चुका था और अब यूक्रेन का जो इश्यू हुआ है तो यूएसए चाहता है कि सेंट्रल एशिया के देशों के साथ वो मिलकर काम करे ताकि फ्यूचर में रशिया जो है वो इन देशों को अपने कंट्रोल में ना ले ले। तो चाइना जो है वो वही चाहेगा कि वेस्ट जो है वो या सेंट्रल एशिया से यूएसए जो है वो सेंट्रल एशिया के साथ री एंगेज ना करें। अब ऐसा भी नहीं है कि बेइजिंग यानी कि चाइना को यहाँ पर कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। बहुत सारे हमले जो हैं वो चाइनीज़ नागरिकों पर भी हुए हैं। बहुत सारे चाइनीज़ लोग जो हैं उनको अफ़गानिस्तान में मारे गए हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा हो रहा है। और इससे पहले अफ़गानिस्तान में जब तालिबान आया उससे पहले की जो सरकारें थी तो उन सरकारों में भी कॉपर और इस प्रकार की बहुत सारे जो मेटल्स और मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का काम जो है वो बड़ी बड़ी चाइनीज़ कंपनीज़ पर एक लंबे समय से कर रही हैं। तो अब तालिबान जो हैं वो तालिबान वैसे मुस्लिम्स की बात करता है, इस्लाम की बात करता है, लेकिन जो एक तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी है, राइट, जो अफ़गानिस्तान की टेरिटरी में ऑपरेट करती हैं उस क्षेत्र में जहाँ पर ये अफ़गानिस्तान और चाइना की बॉर्डर जहाँ पर मिलती हैं तो उस क्षेत्र में भी ये काफ़ी एक्टिव हैं। और चाइना जिस प्रकार से वीगर मुसलमानों के साथ जो बर्ताव कर रहा है तो उसका एक बदला
ये तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी जो है वो कर रही है। और ये तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी का कहना ये है कि ये जो शिंजियान नाम का प्रोविंस है, जो स्टेट है जहाँ पर विगर्स ज़्यादा रहते हैं, तो एक समय पर ये मीन्स उनकी डिमांड ये है कि ये एक इंडिपेंडेंट देश के तौर पर घोषित किया जाए और इसमें तुर्किस्तान इस्लामिक लोग जो हैं वो यहाँ पर जिनका जिनका रूट जो है वो तुर्किस्तान और जो इस्लाम और मुसलमान बेसिकली तुर्किस्तान के जो डिसेंडेंट्स हैं, तो वो वहाँ पर उनका राज होना चाहिए, उनका कंट्रोल होना चाहिए शिंजियान में। तो ये भी एक इश्यू है। लेकिन यहाँ पर तालिबान जो है वो चाइना की मदद कर रहा है, राइट। तो इट्स ए फनी गेम एज यू कैन सी। फनी इन द सेंस कि एक तरफ तालिबान जो है वो इस्लाम की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से मुसलमानों के साथ वहाँ पर विगर मुसलमानों के साथ जिस प्रकार से चाइना बर्ताव कर रहा है, तो उसमें मदद कर रहा है कहीं ना कहीं तालिबान। एनीवे, चाइना जो है वो अफ़गानिस्तान में वाया पाकिस्तान, और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक इतना शातिर चालाक देश है कि अफ़गानिस्तान से सबसे ज़्यादा पैसे अगर किसी ने बनाया है तो पाकिस्तान ने। कि यूएसए जब यहाँ पर अफ़गानिस्तान में एंटर करने की कोशिश कर रहा था तो कहा कि वाया पाकिस्तान आप जाइए, तो सारे पैसे और सारी फंड्स जो हैं वो उनको मिलते रहे। अब चाइना अफ़गानिस्तान में जाना चाहता है तो उसमें भी बीच में है पाकिस्तान। लेकिन अब तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो है वो थोड़े ख़राब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस तारीख है। तालिबान पाकिस्तान जो है वो तालिबान रजीम के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो है ये इनका चलता रहता है, यहाँ पर एक प्रकार का खिचड़ा है कि ये इश्यू जो है वो चलता रहे। लेकिन पाकिस्तान विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट लाइक इट हैज़ ऑलवेज डज, इट हैज़ ऑलवेज डन, यू नो। एंड तालिबान जो है वो एक इस्लामिक एमिरेट स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इस्लामिक एमिरेट या का मतलब यहाँ पर यह है कि एक इस्लामिक सल्तनत की स्थापना करने की कोशिश कर रहा है। और सल्तनत जो है वो खाली जेबों से नहीं बनती है, उसके लिए आपको चाहिए पैसे, उसके लिए आपको चाहिए फंड। और ये फंड कब मिलेगा? जब इन्वेस्टमेंट आएगा, और चाइना जो है वो इन्वेस्ट करेगा। पैसे जो है वो तालिबान के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी जेब में भी बहुत सारे पैसे आएंगे, राइट। और जब उनकी जेब में पैसे आएंगे तो फिर एक दूसरा इश्यू क्रिएट होगा तालिबान के अंदर ही। लेट्स से तालिबान में ए, बी और सी टॉप लीडर्स हैं, तो ए कहेगा कि मैं ही यहाँ का सुल्तान बन जाऊँगा, राजा बन जाऊँगा, राइट। और बी और सी जो हैं वो उनके सपोर्टर्स के तौर पर काम करेंगे, एक डेप्यूटी राजा के तौर पर काम करेंगे। तो बी और सी की जो महत्वाकांक्षा होगी वही होगी कि ए नहीं, बी सोचेगा कि मैं राजा बन जाऊँ, सी सोचेगा मैं राजा हूँ। तो जब पैसे आएंगे तब यहाँ पर डिस्को डांस जो है वो स्टार्ट होगा, इन द सेंस के फिर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होगा और फिर तालिबान के अंदर क्रैक्स जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। क्योंकि ए चाहेगा कि उनके बच्चे आगे बढ़कर एमिरेट में, जैसे हम देखते हैं दुबई हैं और यूएई के जो अबू धाबी हैं या फिर सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा, तो बहुत बड़े बड़े फैमिलीज होते हैं, तो उसमें भी कंपटीशन चलती है। तो यही, अब तो मैं तो आपको बहुत ही एक लंबे समय की बात कर रहा हूँ, अभी तो इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन फ्यूचर में इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। तो इसकी शुरुआत जो है वो हम देख रहे हैं। ये फंड आएगा तो उसके बाद इश्यूज जो है वो फ्यूचर में हो सकते हैं। द सक्सेस और फेलियर ऑफ द ऑयल डील को डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान चाइना कोऑपरेशन। अब ये डील कैसी होगी, किस दिशा में आगे बढ़ेगी, ये डिसाइड करेगा कि अफगानिस्तान और चाइना का कोऑपरेशन जो है वो किस दिशा में जाएगा। भोपाल्स रियल लेसन, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव रिट पिटीशन जो है वो फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रश्न पूछा है कि आप रेलेवेंट जवाब दीजिए। अब ये किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है? भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आप जानते हैं। तो 1989 में एक सेटलमेंट हुआ था कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन जो है वो $470 मिलियन यानी कि 750 करोड़ रुपीस जो हैं वो 1984 में हुआ। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई तो इसके डैमेज या फिर इसके कॉम्पनसेशन के तौर पर $470 मिलियन प्रोवाइड करेगी। अब यूसीसी जो है, ये यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन जो है वो $426 मिलियन के देने के लिए तैयार था। भारत सरकार ने कहा कि 500 मिलियन से कोई भी कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा मीन्स मिनिमम आपको $500 मिलियन देने पड़ेंगे। तो मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो 470 रखो। तो 470 पर यूसीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों एग्री हो गई थी कि चलो 470 जो है वो डील डन, फाइनल करते हैं और कॉम्पनसेशन हमें देना स्टार्ट कर दीजिए।
अब सरकार जो है वो 7,000 करोड़ रुपीस मांग रही है एडिशनल डैमेजेस के तौर पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब फिर से 3 दशक के बाद ये डिमांड चालू हुई है कि आप हमें 7,000 करोड़ रुपीस और दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि आपके पास जो 50 करोड़ रुपए पड़े हैं वो अनयूटिलाइज्ड हैं, अभी आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, और आप 7,000 करोड़ रुपीस की बात इतने समय की बात कर रहे हैं, 3 दशक की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ की सही बात है, राइट? तो ये भी चीज सुप्रीम कोर्ट हैज राइटली पॉइंटेड आउट दैट विटिएटिंग ए सेटलमेंट आफ्टर ओवर 3 decades could डैमेज इंडियाज इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। अब भारत में इन्वेस्टमेंट करने से लोग हिचकिचाएंगे कि एक बार कोई अमाउंट है उस पर सरकार ने एग्री कर दिया कि चलो हम इतने पैसे लेने के लिए, मीन्स $470 मिलियन डील डन हो गई थी। अब 3 दशक के बाद आप 7,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, तो फिर फ्यूचर में कंपनीज यहाँ पर आने से हिचकिचाएगी नहीं, आएगी ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि एक प्रकार का पॉपुलिज्म क्रिएट करने के लिए, एक अपनी अच्छी छवि दिखाने के लिए कि आप ये पैसे मांग रहे हैं, ये शब्द सुप्रीम कोर्ट के हैं, राइट? अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जो अंसल ब्रदर का उपहार फायर ट्रेजेडी हुई थी, उपहार एक सिनेमा था, तो वहाँ पर भी कॉम्पनसेशन जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो पे करने की बात बताई थी, तो कॉम्पनसेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रिड्यूस किया था। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था स्टेरलाइट कॉपर प्लांट जो टुटिकोरिन में था, तो उसमें भी 100 करोड़ रुपए जो है वो डिपॉजिट करने की बात जो है वो इससे पहले बताई थी। और ये 100 करोड़ जो है वो 1997 से 2012 के बीच में जो प्रॉफिट हुआ था, तो उसका 10% जो है वो साइड में रखने की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी। अब 2018 में जो एक आरटीआई फाइल की गई उससे ये पता चलता है कि सिर्फ 7% जितने पैसे जो हैं वही यूटिलाइज किए गए हैं। जो 10% देने की बात थी, लेकिन 7% ही यूटिलाइज किए हैं। तो सरकार बड़ी डिमांड कर देती है लेकिन फिर पैसों का यूटिलाइजेशन नहीं कर रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा जो टॉपिक है पायोनियर का, अनवाइज, तो इसमें भी ये बताया है कि एक बार फाइनल सेटलमेंट हो गया उसके बाद पैसे मांगना जो है, क्या ये सही है? एडिशनल जो कॉम्पनसेशन मांग रही है सरकार, ये बराबर नहीं है। 1989 में जैसे ये आंकड़ा हमने देखा 470 मिलियन देने के लिए तैयार हो गई थी, और 3 दशक के बाद सरकार जो है वो एडिशनल डैमेज मांग रही हैं। तो दूसरे देश, बड़ी कंपनीज, मल्टीलेटरल एजेंसीज जो हैं वो इससे काफ़ी चौकन्नी हो जाएगी, नाराज़ भी होगी। और हमारे जो लीडर्स हैं, अलग अलग राज्यों के सेंट्रल लेवल के लीडर्स जो हैं, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर से दूसरी तरफ हम इस प्रकार का बिहेवियर कर रहे हैं कि एक बार एग्रीमेंट हो गया उसके बाद आप मांग रहे हैं। ये दिस रिमाइंड्स अस ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन वाला केस जो वोडाफोन के टाइम पर हुआ था, राइट? वोडाफोन ने हचिसन को खरीद लिया, उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उस समय पर यूपीए की सरकार थी और ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है वो डाला गया। ये 2012 में वोडाफोन ये केस भी जीत गया था, लेकिन फिर से सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन केस जीत गया 2012 में, और फिर सरकार ने पूरा लॉ जो है उसको चेंज कर दिया और फिर मांगे पैसे कि लाइए पैसा दीजिए। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 में। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है वो उस समय पर यूपीए का विरोध कर रही थी कि ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स बराबर नहीं है, लेकिन फिर इसी पार्टी ने, नई सरकार ने, मोदी साहब की सरकार ने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा, और फिर बाद में जाकर जब इंटरनेशनल अरीना में हमारी धज्जियाँ उड़ी हमारी इज्जत की, राइट, हमारी वो जो थू हुआ हम पर, तब जाकर हमने इस चीज़ को जो है वो चेंज किया। तो इट्स अ मैटर ऑफ इट्स नॉट गुड कि आप इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर कंट्री एंड इमेज ऑफ आवर कंट्री। कि अगर हम एफडीआई चाहते हैं तो फिर रूल्स जो हैं वो क्लियर कट होने चाहिए। फिर आप इसमें जो कहते हैं ना कि आप गोल पोस्ट जो है उसको चेंज करते रहते हैं, तो ये इससे ट्रस्ट जनरेट नहीं होता है। धर्मांतरण पर राजनीति गलत। धर्मांतरण यानी कि कन्वर्जन। तो सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को धर्मांतरण को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा है कि इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। याचिका में मांग की गई है कि
छलपूर्ण धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्यों को कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया जाए। ये एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। मामले में अगली सुनवाई जो है वो 7 फरवरी को होने वाली है और जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस C.T. रवि कुमार की जो पीठ हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल को अदालत के मित्र के तौर, फ्रेंड ऑफ कोर्ट जिसको कहते हैं, आई थिंक उसको एमिकस क्यूराई कहते हैं, मैं भूल गया वो शब्द, लेकिन एक फ्रेंड के तौर पर इसमें काम करने की एक रिक्वेस्ट की है कि मदद मांगी है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं वो कोर्ट को इसमें मदद करें, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मदद करें इस पर्टिकुलर चीज़ में। उन्होंने यानी कि जो बेंच हैं, बेंच ने अटॉर्नी जनरल से इस मामले में पेश होने को कहा है जिसमें याचिकाकर्ताओं ने भय, धमकी, उपहार और मौद्रिक लाभ के जरिए धोखाधड़ी के माध्यम से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमारे फ्रेंड के तौर पर इस केस में शामिल होइए जहां पर किसी को डराया जाता है, किसी को धमकी दी जाती हैं, किसी को पैसे और ये सारी चीज़ें देकर फिर उस व्यक्ति का या फिर उस कम्युनिटी का, उस फैमिली का कन्वर्जन कराया जाता है, तो इस पर आप यहाँ पर उपस्थित रहिएगा। बल, लालच आदि द्वारा धर्मांतरण ऐसे तरीके हैं जिन्हें रोका जाना जरूरी है और अदालत चाहती है कि इसे रोकने के लिए जो भी ज़रूरी करना पड़े वो किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की चीज़ें जो हैं तो वो अलग अलग क्षेत्रों में ये चीज़ होती रहती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक चिंता जो है वो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक चिंता व्यक्त की थी और हाल में एक मामले में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि जबरन धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है, एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि अगर लोगों को इस प्रकार से कन्वर्ट किया जा रहा है। न केवल इतना बल्कि इससे नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ सकती है। तो इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ही सीरियस है और सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि सरकार भी इस पर कोई एक स्टैंड ले। और जो हमारी धर्म की स्वतंत्रता जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, तो इसमें ये धर्मांतरित करने या फिर कन्वर्ट करने का जो अधिकार जो है वो इसमें ऐसे फोर्स से कन्वर्ट करने का अधिकार जो है वो उसमें शामिल नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता है, अगर कोई हंसी खुशी चाहे तो वो अपना धर्म चेंज कर सकता है, लेकिन आप किसी लालच देकर, बड़े वादे देकर, धमका कर ये सारी चीज़ें करते हैं तो दिस इज़ नॉट राइट। वो किसी भी धर्म के द्वारा ये किया जा रहा है तो दैट इज़ नॉट राइट। तो अदालत ने कहा कि ये एक बेहद गंभीर मैटर है और इस पर अब 7 फरवरी को इस पर जब शुरुआत होगी तो एक राइट दिशा जो है वो शायद देश को इस कोर्ट के इससे मिलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत ही सीरियसली इसको हैंडल करेगी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, ऐसा मुझे लगता है। तो ये एक बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको पता चल गई कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है इस पर, और ख़ास करके इसलिए मैंने इस बात पर जोर दिया कि किसी को धमकी देकर या फिर लालच देकर कन्वर्जन किया जा रहा है तो दैट इज़ नॉट गुड, इज़न्ट इट। हंसी खुशी आप चाहे तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये जो टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी। वो किसी धर्म के लिए भी अच्छा नहीं है, समाज के लिए भी अच्छा नहीं है और देश के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। दोस्तों, इफ दिस लेक्चर इंस्पायर्ड यू टुडे देन प्लीज पास इट ऑन टू समवन यू वांट टू इंस्पायर। वी प्राउडली सपोर्ट मिशन लाइफ, आप भी इसको सपोर्ट कीजिए। I'll see you soon with some interesting lectures. राइट फोकस की सीरीज जो है वो तो चल ही रही है। आज इसी के साथ साथ पैरेलल में टाइम मैनेजमेंट की सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज आपको टाइम मैनेजमेंट का पहला लेक्चर मिल जाएगा और फोकस सीरीज जो है उसका 5th लेक्चर जो है वो आई थिंक 5th लेक्चर में, आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक और लेक्चर जो है फोकस का आपको मिल जाएगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का पहला लेक्चर जो है उसकी शुरुआत भी आज हो जाएगी। इंटरेस्टिंग इज़न्ट इट। देखा, मैंने आपको कहा था कि ये जो सीरीज़ है ना वो आपके सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए है, राइट। इसके कोर्सेज भी बन सकते हैं दोस्तों,
कि इसका कोर्स बनाकर 200 रुपये 500 रुपये में भी बेचा जा सकता है और डायरेक्ट प्रॉफिट जो है इससे जनरेट हो सकता है, लेकिन नहीं, दैट इज़ नॉट माई एम हियर। मैं चाहता हूँ कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हैं, ख़ास करके वे स्टूडेंट्स जो घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, राइट, तो उनको वो गाइडेंस जो है, मीन्स वो एज जो है, वो डिफरेंस जो है, वो कहाँ पर क्रिएट होता है, वहीं पर क्रिएट होता है। ऐसा नहीं है कि अच्छे ब्रांडेड ट्यूशन क्लासेस में जा रहे हैं, अच्छे ब्रांडेड कोर्सेज आपने खरीद लिए तो आप पास हो जाएंगे। नो, द डिफरेंस विल ऑलवेज ऑलवेज बी देयर। जब तक इंटरनल चीज़ें सॉल्व नहीं होगी तब तक कितना भी अच्छा रिसोर्स क्यों ना हो आपके पास, कोई नहीं आपकी, मीन्स वो पीक तक आप नहीं पहुंच सकते। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है और ये टाइम मैनेजमेंट, इसके ऊपर और ऐसे जो वीडियोस हैं जो आपको जेन्युइनली सेल्फ एम्पावर करें, ये वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, राइट। सो दैट्स माय लक्ष्य, दैट्स माय एम, यही मेरा गोल है और आपका सेल्फ एम्पावरमेंट जो है वही मेरा सक्सेस है। और इसमें कोई भी मिक्स ऐसी हिडन एजेंडा ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो है वो मैंने आपको बता दिया है। दिस इज़ द थिंग। तो आपके ग्रोथ के साथ साथ, आपके डेवलपमेंट के साथ साथ डायरेक्टली मेरा ग्रोथ और डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है। तो ये एक इकोसिस्टम के पार्ट हम इससे बन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।